आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। इससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। जीऊंगा तो आपके लिए, जूझूंगा तो आपके लिए, टीएमसी का जाना अब तय है। सिलीगुड़ी रैली में पीएम मोदी का हमला। मदरसे के लिए 600 करोड़ का बजट, लेकिन विकास के लिए फंड नहीं। बंगाल की रैली में पीएम मोदी ने टीएमसी पर लगाया आरोप। बिहार में नई सरकार की सुगबुगाहट तेज, नीतीश कुमार से मिले सम्राट चौधरी। बांग्लादेश ने रूस से क्रूड ऑयल खरीद तो लिया, अब नहीं कर पाएगा इस्तेमाल। अमेरिकी और ईरानी दलों के इस्लामाबाद पहुंचने से लेकर वेंस के ऐलान तक क्या क्या हुआ। ईरानी तेल पर खतरे के बादल, बातचीत फेल होने के बाद अमेरिका का नया प्लान। ईरान ने बता दी वो सख्त मांगे और शर्तें जिनके वजहों से नाकाम रही इस्लामाबाद वार्ता। 20,250 रुपए सस्ता हुआ सोना, इतना सस्ता खरीदने का फिर नहीं मिलेगा मौका। आशा भोसले की बेटी ने क्यों किया था सुसाइड, सिर पर मारी थी गोली। डगआउट में फोन यूज कर फंसे राजस्थान रॉयल्स के मैनेजर, बीसीसीआई ने माना नियमों का उल्लंघन। सिलीगुड़ी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी सरकार पर सीधा हमला बोला और साफ कर दिया है कि इस बार बंगाल चुनाव में ममता सरकार की विदाई तय है। चुनावी माहौल के बीच दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी के लोगों से अपना पुराना रिश्ता जोड़ते हुए पीएम मोदी ने भावुक होकर कहा कि आपने मेरे दिल को जीत लिया है, लेकिन अब इस चुनाव में आपको बंगाल के हर एक व्यक्ति का दिल जीतना है। उन्होंने सीधे शब्दों में वादा किया है कि वे जनता के लिए ही जाएंगे और उनके हक के लिए हर पल जूझते रहेंगे। उन्होंने साफ कर दिया है कि बंगाल अब परिवर्तन की ठान चुका है और सिलीगुड़ी की यह भीड़ टीएमसी के महाजंगलराज की दीवार गिरने का संकेत है। अब पूरे बंगाल में बस एक ही नारा गूंज रहा है, पलटानो दरकार, चाहे बीजेपी सरकार। पीएम मोदी ने मंच से उन युवाओं के नाम भी एक खास संदेश दिया गया जो इस चुनाव में पहली बार वोट डालने जा रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि बंगाल में टीएमसी को सत्ता संभाले 15 साल बीत चुके हैं, यानी जो नौजवान पहली बार पोलिंग बूथ पर जाएंगे वो 15 साल पहले शायद पहली क्लास में रहा होगा। ऐसे में पीएम मोदी ने इन नए वोटरों को एहसास कराया कि यह समय ममता सरकार के काम का हिसाब किताब करना है, क्योंकि इन 15 सालों में विकास की जगह सिर्फ भ्रष्टाचार और काले कारनामे ही दिखाई दिए। कल के रोड शो का जिक्र करते हुए उन्होंने भावुक होकर कहा कि जिस तरह दादा दादी की उम्र के लोगों ने उन्हें दुलार किया, वो इस बात का सबूत है कि बंगाल की जनता अब और बर्बादी सहने की मूड में नहीं है। इस बार विधानसभा चुनाव में बंगाल में महाजंगलराज की विदाई तय है। वह 2 दिन से बंगाल में है और जिस तरह भाजपा की रैली में लोगों की भीड़ उमड़ रही है और आम जनता का समर्थन मिल रहा है, इससे साफ है तृणमूल कांग्रेस की निर्मम सरकार नहीं रहेगी। यह बातें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। रविवार को वह दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी में एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। कवाखाली मैदान में आयोजित इस जनसभा में अपने भाषण की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने बंगला और नेपाली भाषा से की। उसके बाद वह हिंदी में जनसभा को संबोधित करने लगे। बिहार में नई सरकार गठन की प्रक्रिया तेज होने के साथ ही राजनीतिक गतिविधियां बढ़ गई है। रविवार को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी शनिवार को मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान जदयू के कई वरिष्ठ नेता भी वहां मौजूद रहे, जो बैठक से पहले ही मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए थे। यह मुलाकात ऐसे समय में हो रही थी जब नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने और राज्यसभा जाने की चर्चाएं जोरों पर हैं। नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की मुलाकात के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री से मिलने बराबर आते हैं। वो कल भी आए थे, आज भी आए थे। आप सभी लोगों को है कि नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, तो स्वाभाविक तौर पर आपस में बातचीत होती है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक सप्लाई चेन में आए व्यवधान ने दक्षिण एशिया के ऊर्जा समीकरणों को नया मोड़ दे दिया है। इसी बदलती तस्वीर के बीच बांग्लादेश की एक बड़ी मजबूरी सामने आई है, जहां रूस से कच्चा तेल खरीदने के बावजूद वह उसे सीधे इस्तेमाल करने की स्थिति में नहीं है। यही वजह है कि अब ढाका को भारत की ओर देखना पड़ रहा है। मौजूदा हालत में एक ऐसा मॉडल सामने आया है जिसमें बांग्लादेश रूसी कच्चे तेल को भारत में रिफाइन कराकर वापस अपने देश ले जाएगा। यह मॉडल न सिर्फ उसकी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि भारत की भूमिका को भी और मजबूत करेगा। बांग्लादेश की सबसे बड़ी चुनौती उसकी रिफाइनिंग क्षमता है। चटगांव स्थित उसकी मुख्य रिफाइनरी हल्के कच्चे तेल के लिए डिजाइन की गई है, जबकि रूस से आने वाला तेल भारी ग्रेड का होता है।
ऐसे में इस कच्चे तेल को प्रोसेस करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि खरीदा गया तेल वो अपनी रिफाइनरी में यूज नहीं कर सकता है और उसे वैकल्पिक रास्ता तलाशना पड़ता है। यह हमारा अंतिम और बेस्ट ऑफर है। अब देखना यह है कि क्या ईरानी इसे कबूल करते हैं। शुक्रिया। इसके साथ ही अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने अपने सामने रखी मेज को 2 बार थपथपाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी। पाकिस्तानी राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच 21 घंटे चली बातचीत बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। इस बात की जानकारी अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने दी, जो बातचीत के लिए पाकिस्तान आए थे। रविवार सुबह 6 बजे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेडी वेंस ने कहा कि पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच फासला कम करने और समझौता करने की पूरी कोशिश की, लेकिन बुरी खबर यह है कि हम किसी समझौते तक नहीं पहुंच सके। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि यह खबर अमेरिका के लिए उतनी बुरी नहीं है जितनी ईरान के लिए है। कोई समझौता नहीं हुआ है और हम अमेरिका वापस लौट रहे हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच हुई महत्वपूर्ण बातचीत करीब 21 घंटे तक चलने के बाद बिना किसी ठोस समझौते के समाप्त हो गई। यह बातचीत 40 दिनों से जारी क्षेत्रीय तनाव और सैन्य टकराव के बीच बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही थी, लेकिन दोनों पक्ष किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सके। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गलीबफ ने वार्ता बिना किसी नतीजे के समाप्त होने पर कहा कि अमेरिका हमारा भरोसा जीतने में नाकाम रहा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सिलसिलावार पोस्ट में कहा कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने दूरदर्शी और सकारात्मक प्रस्ताव पेश किए, लेकिन अमेरिकी पक्ष उनका विश्वास जीतने में नाकाम रहा। गलीबफ, जो खुद ईरानी प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी संकेत दिया कि बातचीत पूरी तरह असफल नहीं रही। गलीबफ ने कहा, अमेरिका अब ईरान के तर्क और सिद्धांतों को समझ चुका है और उसे अब यह तय करना है कि वह हमारा भरोसा हासिल कर सकता है या नहीं। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ईरानी तेल के नल धड़ल्ले से चलने लगे। युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान ने तेल की बिक्री से बम्पर कमाई की। हॉर्मुज पर कंट्रोल के कारण वो अपने तेल को एक्सपोर्ट कर पा रहा था। वहीं खाड़ी के कई दूसरे देश सिर्फ उसे ऐसा करते देख रहे थे, लेकिन दोबारा सीन चेंज हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ संभवित नौसैनिक नाकेबंदी का संकेत दिया है। यह हिंट इस्लामाबाद में दोनों पक्षों के बीच बातचीत बिना किसी समझौते के खत्म होने के बाद आया है। भारत के लिए भी इस घटनाक्रम के काफी मायने हैं। 21 घंटों से ज्यादा चली बातचीत के नाकाम होने के कुछ ही घंटों बाद ट्रंप ने एक न्यूज आर्टिकल शेयर किया। इसका टाइटल था, ट्रंप का वो ट्रंप कार्ड जो राष्ट्रपति के पास है अगर ईरान झुकता नहीं है, एक नौसैनिक नाकेबंदी। भारत में लोग सोने के गहने खरीदने में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि पिछले साल सोने की कीमतें काफी बढ़ गई थी, इसलिए कई लोगों ने गहने खरीदने का मन तो बनाया था, लेकिन कीमतें ज्यादा होने के कारण खरीदना टाल दिया। ऐसे लोग अब जब सोने की कीमतें 20,000 रुपए से ज्यादा कम हो गई है तो आराम से गहने खरीद रहे हैं। आज रविवार 12 अप्रैल को अगर आप सोने की गहने खरीदने चाहते हैं तो आपको सोने की दुकानों में तय की गई कीमतें पता होनी चाहिए। गुड रिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट शुद्ध सोना 10 ग्राम की कीमत 1,52,840 है। अगर आपको सिर्फ 1 ग्राम सोना चाहिए तो इसकी कीमत 15,284 है। इसी तरह गहने की बनाने में इस्तेमाल होने वाली 22 कैरेट सोना 10 ग्राम की कीमत 1,40,100 रुपए है। 1 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 14,010 रुपए है। इसलिए अगर आप अभी 22 कैरेट 3 ग्राम की अंगूठी खरीदना चाहते हैं तो मेकिंग चार्ज और जीएसटी टैक्स मिलाकर कुल कीमत लगभग 43,500 तक हो सकती है। आशा भोसले एक ऐसा नाम जो भारतीय संगीत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में अंकित है। दो बहनें लता मंगेशकर और आशा भोसले संगीत जगत में आई और कई दशकों तक इस पर राज किया। जहां लता मंगेशकर का निधन 2022 में हुआ, वहीं आशा भोसले ने 2026 में दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन आशा भोसले की बेटी सिर्फ 56 साल की उम्र में ही दुनिया को छोड़कर चली गई थी, जिससे आशा ताई पूरी तरह टूट गई थी। आशा भोसले को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा तब लगा जब 56 साल की उम्र में उनकी बेटी वर्षा का निधन हो गया। बताया गया कि वर्षा भोसले ने एक लाइसेंसी हथियार से अपने सिर में गोली मार ली थी। 8 अक्टूबर 2012 को सुबह 10:30 बजे भोसले के ड्राइवर ने उन्हें उनके लिविंग रूम में सोफा पर खून से लथपथ पाया। आशा भोसले के ड्राइवर ने ही उनका लाश देखी थी और उन्होंने ही सबको इस बारे में बताया। आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन कर रही राजस्थान रॉयल्स अब एक विवाद में घिरती नजर आ रही है। टीम के मैनेजर रोमी भिंडर
डगआउट में मोबाइल फोन का यूज करते नजर आए, जिसके बाद यह मामला तेजी से सुर्खियों में आ गया। खास बात यह रही कि उस वक्त डगआउट में युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी मौजूद थे। रोमी भंडार ने मैच के दौरान डगआउट में मोबाइल फोन यूज कर आईपीएल के प्लेयर्स एंड मैच ऑफिशियल्स एरिया प्रोटोकॉल का स्पष्ट उल्लंघन किया। यह वाकया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ गुवाहाटी में खेले गए मुकाबले के दौरान हुआ, जब राजस्थान रॉयल्स 202 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही थी।